Okay, so our new unit is your electrical design of your overhead line. Okay, so if we talk about the electrical design of your overhead line, then you can say that the power is transferred in a three-phase, three-wire overhead line, and the AC transmission line has what resistance, inductance, and capacitance uniformly distributed along its length. Now, these are known as as your constant और पैरामीटर्स ऑफ द लाइन, बिकॉज आप किसी भी लाइन को रिकग्नाइज करते हैं तो कौन से बेसिक पैरामीटर्स होते हैं वो दैट इज योर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। और जो आपकी परफॉर्मेंस होती है ट्रांसमिशन लाइन की वो भी आपकी क्या होती है, इन्हीं कांस्टेंट्स पे डिपेंड करती है। For instance, these constants determine whether the efficiency and voltage regulation of the line will be good or poor। क्योंकि आपने इससे पहले भी कैलकुलेशंस किए हैं और आपने देखा है कि अगर आपको ये तीन पैरामीटर्स पता है लाइन के, तो फिर आप ये बता सकते हो कि अगर आपको एफिशिएंसी या फिर वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट वेदर द एफिशिएंसी और द वोल्टेज रेगुलेशन आपके लाइन का वेदर इट इज गुड और इट्स पुअर। सो अब आप हम आगे देखते हैं कि कैसे हम जो है जो पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं किस तरह से हम यहाँ पे यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे। Now, the resistance is certainly of equal importance but requires less explanation since it is not a function of conductor arrangement. A constant of a transmission line. So, the transmission line has resistance, inductance, and capacitance uniformly distributed along the whole length of the line. ये तो आप लोगों ने इससे पहले भी जब ट्रांसमिशन लाइन मैंने पढ़ाया था तो ये मैंने बताया था कि ये जो भी पैरामीटर्स हैं आपके ये क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द लाइन। और रेजिस्टेंस क्या होता है ये तो पता ही है, इट इज द ऑपोजिशन टू द करंट फ्लो and it is also uniformly distributed along the length of the line. Now if we talk about the inductance, तो inductance को आप कैसे डिफाइन करते हो, तो इंडक्टेंस को आप ऐसे डिफाइन करते हो कि जब भी हमारी क्या होती है, जो करंट जो है जब कंडक्टर में फ्लो होती है तो उसकी उस रीजन से क्या होता है, एक फ्लक्स, एक चेंजिंग फ्लक्स जो होता है वो आपका जनरेट होता है। और उस फ्लक्स लिंकेज को जो कंडक्टर अपोज जो कंडक्टर होता है वो उस फ्लक्स लिंकेज को अपोजिस करता है। इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो, इंडक्टेंस कहते हो। सो इंडक्टेंस इज एक तरह से कह लो कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड में भी एक तरह का जो डेवलप होता है, changing flux is set up which links the conductor, and due to these flux linkages the conductor possesses inductance। and if we talk about the capacitance, तो capacitance आप लोग को पहले ही पता है क्या होता है, ठीक है। दो भी अगर दो कंडक्टर्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय योर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और वो मीडियम आपका इट कैन बी योर एयर और इट कैन बी योर एनी dielectric material that you will be using, so that is termed as your capacitance। Now if we talk about the resistance of a transmission line, तो अगर हम ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस की बात करें तो द रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन। ये तो आप सभी को पता होगा कि जो भी लॉसेस होते हैं हमारी लाइन में वो किसकी वजह से होते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर रेजिस्टेंस। जो भी आप आई स्क्वायर आर लॉस कहते हो या ओमिक लॉस होते हैं या इस तरीके, तो ये आपका क्या होता है, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ही आपके लॉसेस होते हैं। and the resistance is having the property of what, your rho, your length and the area of the cross section, or you may define your resistance to be rho L upon A, and it depends on your temperature also. This is how your resistance is related to your this temperature also. You know, you'll have might have studied this formula previously.
स्किन इफेक्ट अभी आप लोगों को मैंने एक बार बताया है स्किन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है करंट का, मतलब आपके सरफेस पे ज़्यादा करंट फ्लो होती है एज कम्पेयर टू द कोर ऑफ द कंडक्टर, तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है करंट का, दैट इज नोन एज योर स्किन इफेक्ट। ये देखिए, द क्राउडिंग ऑफ द करंट नियर द कंडक्टर सरफेस इज द स्किन इफेक्ट। अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने बताया कि फ्लक्स लिंकेज आपका क्या होता है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इंडक्टेंस होता है किसी भी सर्किट का, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि आपका फ्लक्स लिंकेज कितना हुआ है, ठीक है। इंडक्टेंस को आप कैसे डिफाइन करते हो कि पर यूनिट करंट आपका फ्लक्स लिंकेज कितना है, दिस फैक्टर डिटरमाइंस योर इंडक्टेंस। Now, therefore, in order to find out the inductance of a circuit, the determination of flux linkage is of primary importance. तो इंडक्टेंस निकालने से पहले क्या है, आपको फ्लक्स लिंकेज पता होना चाहिए कि कितना है, तभी आप क्या कर सकते हो, इंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नाउ अब यहाँ पर इन्होंने एक सिंगल कंडक्टर लिया है और उसमें जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो यहाँ पे कैलकुलेट किया है। सो अभी क्या है, इन्होंने क्या कंसिडर किया है, कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r meters carrying a current I amperes as shown in the figure। ये देखिए, ये आपका कंडक्टर है, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर जो उन्होंने लिया है, ठीक है। और इसमें करंट अगर I फ्लो हो रहा है आपका, तो जो करंट जो करंट इस करंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, वो क्या है, दे विल एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर एज वेल एज आउटसाइड द कंडक्टर। नाउ बोथ these fluxes will contribute to the inductance of the conductor। अब जो भी करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका क्या होगा कि कंडक्टर के इनसाइड भी होगा और कंडक्टर के आउटसाइड भी होगा। ओके, सो अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट भी किया है कि आपका फ्लक्स लिंकेज क्या होगा ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स। ओके, so now let's see what is the flux linkage due to your internal flux। नाउ रेफर टू दी, इन्होंने कहा है कि अगर आप इसको इन्होंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है इस कंडक्टर का, ये एक आपका सिलिंड्रिकल कंडक्टर था जहाँ पे इन्होंने ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे ऐसे कंसिडर किया है। ओके, नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, हम यहाँ पर इस कंडक्टर का इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। इंडक्टेंस के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो पता होना चाहिए कि फ्लक्स लिंक जो कर रहा है, जो कि और जो इंडक्टेंस होगा, वो जो फ्लक्स इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड जो होगा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स आपका दोनों पे डिपेंड करेगा, जो इंडक्टेंस होगा आपका। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें एट अ पॉइंट x मीटर्स फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए, ये हमारा सेंटर है और सपोज हमने यहाँ पे x मीटर डिस्टेंस पे, इस सेंटर से x मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पे हमने एक और छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। ये जो डॉटेड लाइन पे शो किया हुआ है, दिस इज योर दी, एक छोटा सा एरिया इन्होंने लेकर कंसिडर किया है। Now the magnetic field intensity at a point x meters from the center, तो अगर हमें x मीटर यहाँ से निकालना है सेंटर से, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है दैट इज व्हाट योर I अपॉन जो भी इसका सर्कमफेरेंस, इट्स योर, अगर x डिस्टेंस लिया है तो इट विल बी योर करंट। यहाँ पर इन्होंने आई एक्स डिस्टेंस के लिए करंट को इन्होंने आई एक्स से डिनोट किया है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को एच एक्स से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई एक्स अपॉन 2 पाई एक्स, जो डिस्टेंस है सेंटर से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की, वो डिस्टेंस इन्होंने एक्स लिया है, तो यहाँ पे आपका इंटेंसिटी में भी क्या आ जाएगा, आई एक्स अपॉन 2 पाई एक्स। नाउ assuming a uniform current density
तो आई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ये इन्होंने क्या किया है, अगर हम ये मान लेते हैं कि आपका करंट डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, तो आई एक्स को आप क्या लिख सकते हो, पाई एक्स, मतलब ये इन्होंने रेशियो लिया है यहाँ पे एक तरह से, ठीक है। तो इसको इन्होंने लिख दिया है पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आई। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पाई पाई आपका, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आई। नाउ मतलब ये एक तरह से क्या है, कंपैरिजन टाइप का है, आई एक्स और आई के बीच में रिलेशन निकाला है। सो एच एक्स को अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एच एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आई, इंटू यहाँ पे मतलब ये वैल्यू आई एक्स की जो है यहाँ से निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी गई है, सब्स्टिट्यूट कर दी गई है। तो यहाँ पे क्या है, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो एच एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आई एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ये आपका क्या हो गया, दैट इज योर करंट डेंसिटी अब आगे इन्होंने क्या कैलकुलेट किया है, नो फ्लक्स डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स डेंसिटी को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच एक्स, और ऊपर से आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी कैलकुलेट की है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का अभी आपने कैलकुलेट करके कितना आया आपका, ये देखिए एच एक्स को आपने किया तो ये आपका आया एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आई। सेम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड डेंस जो फ्लक्स डेंसिटी आ गया है आपका, वो आपकी फ्लक्स डेंसिटी कितनी आ गई, म्यू नॉट एक्स अपॉन इंटू आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ फ्लक्स डी फाई थ्रू अ cylindrical shell of radial thickness dx and axial length 1 meter is given by। अब सपोज अगर हमें फ्लक्स जो है वो किसी डी फाई उस पर कैलकुलेट करना है, थिकनेस पे, जिसकी थिकनेस आपकी डी एक्स है, और उस थिकनेस के लिए आपका फ्लक्स अगर डी फाई है और वो आपको कैलकुलेट करना है, एक्सियल लेंथ आपकी 1 मीटर है, तो आपका डी फाई आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, और एरिया आपका क्या हो जाएगा, लेंथ इतनी है और सॉरी थिकनेस इतनी है, लेंथ इतनी है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। तो आप डी फाई को कैसे लिख सकते हो, डी एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स। नाउ डी एक्स को आप ये लिखा हुआ है, डी एक्स आपका, बी एक्स आपने फाइंड आउट कर लिया था कि आपकी फ्लक्स डेंसिटी कितनी आ रही थी, तो बी एक्स यहाँ से आपने ये वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। नाउ यहाँ पर ऊपर आपने कैलकुलेट किया था आई एक्स और आई के बीच का रिलेशन, क्योंकि हमने क्या माना था, यूनिफॉर्म करंट, जो आपका यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आप लिख सकते हो कि एरिया वाइज अगर आप कैलकुलेट करो तो पाई एक्स स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर इनकी ये इक्वल हो गए थे आपके। तो जो फ्लक्स लिंकेज आपका अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे, डी शाई इन्होंने डिनोट कर दिया अब इसको, तो डी शाई आपका क्या हो गया, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डी फाई। अब यहाँ पे क्या है, डी फाई की आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की है उसको उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट किया, और टोटल फ्लक्स अगर आपने कैलकुलेट करना है तो डी फाई के लिए अगर आपका फ्लक्स कितना आया है, तो टोटल आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये आप इंटीग्रेट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका इंटरनल फ्लक्स जो है आपने कैलकुलेट किया है अभी तक, जो कंडक्टर के इनसाइड था, ठीक है। ये आपका फ्लक्स लिंकेज था इनसाइड द कंडक्टर, ओके। ऐसे ही जो जो भी करंट आ रही है उससे क्या है आपका एक्सटर्नल भी फ्लक्स लिंकेज होगा। अभी तक तो क्या था, जो भी कंडक्टर के अंदर करंट थी तो उसकी वजह से उस
क्रॉस सेक्शन मतलब उस कंडक्टर के अंदर आपका जो फ्लक्स लिंकिंग हो रहा था वो आपने कैलकुलेट किया, ये अंदर के इस करंट की वजह से इसके अंदर जो करंट फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो कितना आया, वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया। और यहाँ से आपने देखा कि आपका जो इंटरनल फ्लक्स आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई, और इसकी यूनिट क्या होगी, वेबर टर्न पर मीटर लेंथ। नाउ इफ अब जो फ्लक्स होगा दैट विल बी ड्यू टू योर एक्सटर्नल फ्लक्स ऑल्सो, मतलब एक्सटर्नली भी इसको इफेक्ट कर रहा होगा फ्लक्स। तो अब फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, so the external flux extends from the surface of the conductor to infinity, मतलब जो आपका एक्सटर्नल फ्लक्स होता है वो आपका कहाँ से एक्सटेंड करता है, कंडक्टर के सरफेस से लेके कहाँ तक, अब ये इन्फिनिटी तक मान रहे हैं कि ये एक्सटर्नल फ्लक्स की जो हमारी लिमिट है वो इन्फिनिटी तक है। तो जो फील्ड इंटेंसिटी होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ होता है उससे आप डिफाइन करते हो फील्ड इंटेंसिटी को, और वो आपका जो होता है दैट इज योर आई अपॉन 2 पाई एक्स। ये देखिए उन्होंने बताया भी है यहाँ पे, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपके एम्पियर टर्न्स होते हैं एन इंटू आई जिसको आप कहते हो अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू द करंट इनक्लोज, पर ये तो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग ये प्रूव्ड है ही कि ये आपका जो करंट इनक्लोज पाया बात है और जो एमएमएफ है वो आपके किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका होता है जो करंट आप देते हो इससे दैट इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी इनटू जो उसका सर्कम्फरेंस एरिया है दैट इज योर 2 पाई एक्स। ये आपका यहाँ से फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने एच को क्या लिख लिया, आई अपॉन, अब यहाँ पे एक्स डिस्टेंस मतलब इस कंडक्टर की वजह से एक्सटर्नली जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो कितना है। जस्ट होल्ड, आई एम कनेक्टिंग द बैटरी एक्चुअली, ओके जस्ट होल्ड अ मिनट। So find out first one, the distribution of a voltage of the commutator. Second one, ठीक है, क्वेश्चन कौन है आप लोग को? हेलो हेलो, अब ये बताओ कि इसमें 35 किलो वोल्ट ओवरहेड जो आपका दिया गया है 35 किलो वोल्ट की ओवरहेड लाइन है, ठीक है, यस। तो अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आपका जो फील्ड इंटेंसिटी है एट अ डिस्टेंस एक्स मीटर, तो एक्स मीटर पे आपका क्या हो जाएगा इंटेंसिटी, एच एक्स आप डिफाइन कर सकते हो आई अपॉन 2 पाई एक्स। अगेन यहाँ पे भी अगर आप फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट कर दोगे तो फ्लक्स डेंसिटी आपका क्या होता है म्यू नॉट इंटू एच एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट और एच एक्स की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट की है आई अपॉन 2 पाई एक्स वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर टर्न जो आपका एमएमएफ होता है डिवाइड अपॉन योर मीटर जो सर्कम्फरेंस जो रेडियल लेंथ है। नाउ फ्लक्स डी फाई through a cylindrical shell of thickness dx and axial length 1 meter is what। तो अगर आप डी फाई किसी फ्लक्स को ले रहे हैं जो मतलब बहुत छोटा सा हमारा फ्लक्स लिंकेज है वो अगर हम कंसिडर करें थ्रू अ शेल ऑफ थिकनेस डी एक्स, मतलब ये डी एक्स है और एक्सियल लेंथ इसकी जो है दैट वी आर टेकिंग एज योर 1 मीटर। सो ये आपको क्या हो जाएगा यहाँ से अगर आप देखें तो बी फाइव को अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा बी एक्स इंटू, क्योंकि आपका फ्लक्स आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो और फ्लक्स आपका क्या होता है बी एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि हम डी एक्स थिकनेस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बी एक्स इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू वॉट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। ये जो डिस्टेंस है इसकी यहाँ से दैट इज योर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आपको क्या था, द फ्लक्स डी फाइव विच लिंक्स ऑल द कंडक्ट करंट इन द कंडक्टर वंस एंड ओनली वंस, मतलब सिर्फ एक बार ही आपका ये क्या कर रहा है, सारी करंट को जो है कंडक्टर की एक बार ही लिंक कर रहा है। नाउ जो फ्लक्स लिंकेजेस अगर आप निकालो, मतलब पूरे के लिए अगर आप निकालें फ्लक्स लिंकेजेस
तो वो कितने हो जाएंगे, डी शाई से डिनोट किया है इसको, और ये आपका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स वेबर टर्न्स। ये फ्लक्स था और ये आपका क्या है, फ्लक्स लिंकेज है, इसीलिए दोनों की जो यूनिट है वो बदल गई है, ये वेबर है एंड दिस इज योर वेबर टर्न्स। Now the total flux of the conductor from surface to infinity, अगर टोटल निकालोगे आपका तो आप क्या करोगे, इसे इंटीग्रेट कर दोगे, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हम सरफेस से ले रहे हैं इसीलिए जो लिमिट हम लोअर लिमिट लेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, सरफेस आपका कहाँ है, आर, तो ये आपका आर से लेके कहाँ तक हो जाएगा, हम क्योंकि इन्फिनिटी तक इसको ले रहे हैं तो ये आर से इन्फिनिटी तक है, और ये आपका जो आएगा दैट इज योर फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स। तो ये आपका एक्सटर्नल फ्लक्स आ गया। अब आपको ओवरऑल फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है तो ओवरऑल फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, जो आपने इससे पहले इंटरनल फ्लक्स कैलकुलेट करा था जो कि आया था आपका म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 8 पाई प्लस ये वाला जो फ्लक्स है दैट इज योर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और अगर इसका टोटल करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा शाई जो है दैट इज योर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू, इसको कॉमन ले लोगे तो ये इतना आ जाएगा। So this was the your the total flux linkage.